नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम ब्लड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड को दो तरीके से देख सकते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, ठीक है। वैसे तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, कोलाइड के रूप में है, लेकिन ब्लड को जब हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो रुधिराणु नीचे आ जाता है और प्लाज्मा ऊपर जो तैरता है वो प्लाज्मा है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का लिक्विड सा होता है और रुधिराणु वो नीचे बैठ जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ब्लड का लगभग 60% प्लाज्मा होता है और 40% रुधिराणु रहता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु क्या है, ये ठोस अवस्था है और कोलाइड के रूप में ये जो प्लाज्मा है वो लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो सेल हैं ये रुधिराणु सेल हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी ये रक्त में पाए जाने वाला आरबीसी, जिसे लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। लाल रुधिर कणिका, इनका आकार कैसा होता है? गोल होता है, बीच से चपटा हुआ होता है। कभी कभी ऊंचाई पर या पहाड़ों पर चढ़ने पर इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है ना, आकार बढ़ जाता है और सांस फूलने लगती है ना। तो ये क्या है? ये आरबीसी। इनका जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद ये मर जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 50,000 के करीब। 50,000 आरबीसी की संख्या होती है ब्लड में, ठीक है। और इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये मरने के बाद ये ब्लड में तैरते रहते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। और लाइसोसोम ना होने के कारण इनका भक्षण नहीं हो पाता, ये नष्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण ये इनकी जो मरने का स्थान है वो प्लीहा है, स्प्लीन है। इसीलिए कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्र स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं, तिल्ली। फिर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका, जो कि इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। इनका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये इनकी संख्या लगभग 10,000 के करीब होती है और इनका जीवन काल लगभग 4 दिन तक होता है। 4 दिन बाद ये मर जाते हैं, 4 से 5 दिन बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक पाया जाता है और मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी में वैसे तो कई सारे हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मतलब कई सारे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 आते हैं। पहला कौन सा आएगा? एंटीबॉडी, ठीक है। पहला एंटीबॉडी है। दूसरा टी सेल जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट और चौथा आता है मोनोसाइट। तो जब कोई जीवाणु शरीर में अटैक करता है, कोई बाह्य बैक्टीरिया अटैक करता है बॉडी में, तो जो एंटीबॉडी है वो पहचान करता है कि ये कौन सा जीवाणु आ गया है ना। लिम्फोसाइट क्या करेगा? वो उसे मार देगा, ठीक है। और मोनोसाइट का काम क्या होता है? उस बैक्टीरिया या जीवाणु को का भक्षण कर लेता है, नष्ट कर देता है, खा जाता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट टी सेल के आकार का होता है, टी सेल भी से बोलते हैं। उसके बाद बात की जाए प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स इनकी जो आकार है वो उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इनमें अगर बात की जाए तो केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी शक्ति प्रदान करते हैं। डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो कहते नहीं इनकी प्लेटलेट्स डाउन है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको गिलोय, कीवी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खिलाए जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। पपीते का पत्ता, पपीता वगैरह, ये सब प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 2 लाख के करीब होती है। 1 लाख के नीचे तो बिल्कुल सीरियस कंडीशन है, मतलब 60 है तो बिल्कुल, है ना। तो 1 लाख से कम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 लाख भी है तो भी, है ना। तो 2 लाख है, नॉर्मल रहता है। अब तो फीवर की स्थिति में भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो और इनका जीवन काल कितना है? 7 दिन। 7 दिन इनका जीवन काल, ठीक है। और ब्लड में ही एक और चीज़, तो
प्रकार की बात हो गई कि 3 प्रकार के होते हैं रुधिराणु। वैसे तो 2 प्रकार के हैं ब्लड, एक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला प्लाज्मा है और नीचे वाला रुधिराणु है जो ठोस अवस्था में है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा, जिसमें जो है दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक रहता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये है क्या, ये प्लाज्मा में उपस्थित रहता है और इनका निर्माण क्या कहाँ होता है, लीवर में होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन का एक पूरा वो साइकिल बन रहता है। फाइब्रिनोजन एक जाल बनाता है, फाइब्रिन वो कैसे प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और कैल्शियम के साथ मिक्स होकर के, मतलब इनमें पूरा रोल पूरा एक वो बन करके एक फाइब्रिन लास्ट बनता है, फाइब्रिन यानी जाल। जैसे चोट लगी है ना, चोट लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सीरम निकलेगा, मतलब जैसे कहते नहीं है घिस गया है ना, रगड़ लग गई, तो वहाँ पर क्या, जब रगड़ लगती है तो हल्की हल्की ब्लड निकलने से पहले थोड़ा सा वाइटपन सीरम से निकलता है। तो वो क्या है, वो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन हट गया, तो फाइब्रिनोजन हट गया तो यानी वो लिक्विड वाइट निकलने लगता है और ब्लड के थक्के फिर धीरे धीरे ब्लड का फ्लो आने लगता है। उससे थोड़ी देर दबाने के बाद फिर वो क्या होता है, हवा के संपर्क में आकर सूखने लगता है और 1-2 दिन बाद वो वहाँ पर पपड़ी जम जाती है। तो किस वजह से वहाँ पर क्या है, हवा में उसके संपर्क में आने पर वो जो फाइब्रिन है वो जाल बना देता है। तो जब जाल बन गया तो अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो उसमें आकर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये फंस जाते हैं। तो जब फंस जाते हैं तो ब्लड बाहर निकल नहीं पाता। ठीक है, और फिर वो सूखने लगता है और पपड़ी जम जाती है। तो ये काम होता है ब्लड का। ठीक है, तो ये है। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन, यानी हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन प्रोटीन है। ये न्यूट्रिएंट हैं, भोजन से मिलते हैं और ये ब्लड में मिलते हैं। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सारे टिश्यू तक पहुंचाने का, लाने और ले जाने का काम करते हैं। यानी ऑक्सीजन को सांस ली है ना, तो एल्वेओली में हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा सारे सेल तक, जितनी बॉडी में सेल हैं उन तक पहुंचाएगा और वहाँ से CO2 लेगा और छोड़ देगा। तो हम जब वापस छोड़ते हैं ना CO2, तो वो क्या है, वो हीमोग्लोबिन द्वारा वो एल्वेओली में फेंका जाता है और उसके द्वारा CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ब्लड में थोड़ा सा ये है। और इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए पर DL यानी लगभग ढक्कन, समझ सकते हैं इतना, जैसे ब्लड इंजेक्शन द्वारा वो निकालते हैं ब्लड, तो 1 DL में लगभग 14 ग्राम होना चाहिए पुरुषों के लिए। इसके नीचे है तो एनीमिया से पीड़ित है, रक्ताल्पता। और महिलाओं में देखें तो 1 DL में लगभग 13 ग्राम होना चाहिए, यानी 13 ग्राम से कम है तो महिला भी एनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, तो ये ब्लड वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।